नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपका अपना चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में आज जो देखेंगे, वो देखेंगे आज बक्सर वाला युद्ध। हालाँकि हम सभी जानते हैं कि बक्सर वाला युद्ध जो हुआ था, वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। हालाँकि इसको देखने से पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1740 से लेकर 56 तक अलवर्दी खां का शासनकाल रहता है और 1756 में जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, तो बंगाल के नवाब के रूप में उसका सबसे छोटी लड़की का बेटा कौन बनता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को क्या करता है? बंगाल का नवाब बना देता है, माने वो अपना उत्तराधिकारी बना देता है। लेकिन जब उत्तराधिकारी बनाता है, तो उसकी मौसी कौन है? घसीटी बेगम और एक और मौसेरी भाई है, क्या नाम है उसका? शौकत जंग। शौकत जंग और घसीटी बेगम से उसका क्या हो जाता है? प्रतिस्पर्धा हो जाता है, यानी कि झगड़ा झंझट हो जाता है। अब झगड़ा झंझट होगा, उसका तो आपसी मैटर है, लेकिन आपसी मैटर में एक बीच में उसमें कूद पड़ता है आपका अंग्रेज, और अंग्रेज कूद पड़ता है और घसीटी बेगम को सपोर्ट करता है। किसके विरुद्ध? अब वो सपोर्ट करता है आपका सिराजुद्दौला के विरुद्ध, घसीटी बेगम को सपोर्ट करता है। अब देखिए, जब ये घसीटी बेगम को जब सपोर्ट करता है ना, तो सिराजुद्दौला को कहीं न कहीं इसको अखड़ जाता है और उसको डाउट होने लगता है कि नहीं, मेरे खिलाफ ही कोई षड्यंत्र कर रहा है। अब इसका सिराजुद्दौला का जो शक है, वो विश्वास में कब बदल जाता है? अब क्या करता है, अंग्रेज जब अपना फोर्ट विलियम का घेराव करना स्टार्ट करता है, उस टाइम इसका विश्वास जो है, सॉरी, शक जो है विश्वास में बदल जाता है। घेराव तो किया फोर्ट विलियम का, लेकिन वो क्या किया, फोर्ट विलियम के आरी-आरी तोप लगाना स्टार्ट कर दिया। अब इससे उसका विश्वास और बढ़ जाता है। अब अंततः क्या करेगा, जब विश्वास इसका जब बढ़ेगा ना, तो ये सिराजुद्दौला अब सोचेगा कि अब हम इसके ऊपर, अंग्रेज के ऊपर कोई कार्रवाई करें। तो कार्रवाई क्या करेगा? वो क्या करेगा, 15 जून 1756 को, 15 जून देखिए, 15 जून 15 जून 1756 को ये क्या करेगा, अंग्रेजों पर आक्रमण करेगा। ठीक है, देखिए 15 जून 1756 को अंग्रेजों पर आक्रमण करेगा और आक्रमण करने के बाद क्या करेगा कि फोर्ट विलियम का जो है वहां जो घेराव कर रहा था उसको घेर लेगा। अब घेरेगा, अब यहाँ जब घेरेगा ना, तो कंटिन्यू 5 दिन तक संघर्ष चलेगा। अब ये घेराव कब करेगा? 15 जून को घेराव करेगा, 15 से 20 यानी कि 5 दिन कंटिन्यू जब संघर्ष होगा, तो अंततः कंपनी यानी कि अंग्रेज आत्मसमर्पण कर देगा। और आत्मसमर्पण करेगा, तो अब इस सिराजुद्दौला क्या करेगा कि अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए एक अपना षड्यंत्र रचेगा। अब क्या करेगा, तो 20 जून को सिराजुद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला क्या करेगा कि 20 जून को, 20 जून 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को एक छोटा सा कमरा होता है, ठीक है ना। अब उस कमरा में ये क्या करेगा, 146 अंग्रेज अधिकारी, यानी कि अंग्रेजी जो सैनिक है, 146 अंग्रेजी सैनिक को एक छोटा सा कमरा में ठूस देगा। अब इसमें जब 100 छोटा सा कमरा में 146 अंग्रेज अधिकारी को ठूसेगा ना, तो अब अनुमान लगा सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा में अगर 146 आदमी को उसमें कोच दिया जाए, तो उसमें से कितना बच सकता है। तो इसमें से कल भेला जब पता चल रहा है, तो इसमें से बच कर निकलेगा आपका 23 अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी यानी कि अंग्रेजी सैनिक, 23 अंग्रेजी सैनिक निकलेगा। अब इसमें से 23 अंग्रेजी सैनिक जो निकलेगा, अब उसमें से एगो निकलेगा हॉलवेल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हॉलवेल। हॉलवेल नामक अंग्रेजी अधिकारी निकलेगा और यही क्या करेगा कि 20 जून वाला जो घटना हुआ था, जिसे हम लोग ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, यानी कि काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस घटना को जानते हैं हम लोग। अब इस घटना को उजागर करने वाला कोई अंग्रेज अधिकारी है, उसका हॉलवेल है। क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि काल कोठरी की घटना को किसने उजागर किया, तो काल कोठरी की घटना को उजागर करने का श्रेय दिया जाता है, तो वो हॉलवेल को दिया जाता है। अब ये क्या करेगा, हॉलवेल काल कोठरी की घटना को उजागर करेगा। अब ये दौड़ल दौड़ल जाएगा मद्रास, जाएगा कहाँ, जहां मद्रास में कौन है, मद्रास में इसका चाचा बैठा हुआ है, कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। अभी क्लाइव को जाकर ये अपना सारा दुख दर्द सुनाएगा कि महाराज देखिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा कौन किया है, सिराजुद्दौला किया है। क्या किया है सिराजुद्दौला, एक छोटा सा कमरा है, अब उसमें 146 अंग्रेज अधिकारियों को कोच दिया है।
जिसमें से मात्र हम लोग इतना ही 23 आदमी बचे हैं। तो अब ये कलाइव का पारा गर्म हो जाएगा। पारा जब गर्म होगा तभी मद्रास से पूरा सैनिक भेजेगा। अब सैनिक पूरा मद्रास से भेजेगा, कहाँ भेजेगा? अभी भेजेगा बंगाल। मद्रास से सैनिक भेजेगा, कहाँ भेजेगा? मद्रास से सैनिक भेजेगा बंगाल। अभी जो मद्रास से सैनिक भेजता है तो फरवरी 1757 में एक संधि होगा, जिसे हम लोग अलीनगर की संधि के नाम से जानते हैं। तो अलीनगर की संधि जो होता है वो आपका सिराजुद्दौला और कलाइव के बीच अलीनगर की संधि होता है। कब? फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होता है। अब वहां जब संधि होगा ना, एक तो यहाँ संधि कर लिया, कौन? कलाइव कर लिया, लेकिन जो अंग्रेज है वो अपने मतलब जो आदत से बाज नहीं आएगा। अब बाज नहीं आएगा, अब ये क्या करेगा अंग्रेज? इसका सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट करेगा। अभी देखिए षड्यंत्र जब रचेगा ना, कौन रचेगा? तो ई रचेगा कलाइव। कलाइव क्या करेगा? सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट करेगा। और इसमें देखिए मीर जाफर, एक जो सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है मीर जाफर, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर है, जगत सेठ है, राय दुर्लभ है, अमीन चंद्र है। ये 4-5 जो इसका सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति है, अब इसको प्रलोभन देगा, लाभ देगा, लालच देगा। अब ये सब लालच में आकर कलाइव से मिल जाएगा। आखिर है सेनापति किसका? है सेनापति सिराजुद्दौला का, लेकिन कलाइव क्या करेगा? इसको प्रलोभन देगा, लालच देगा। अब लालच देगा तो इस लालच के कारण जाके कलाइव में मिल जाएगा और सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जब षड्यंत्र करेगा ना, कलाइव तो इसको ऑलरेडी प्रलोभन दे चुका है। अब इससे सबको मिला लेगा आपस में, और जो फ्रांसीसी बस्ती है, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर, देखिए फ्रांसीसी बस्ती है चंद्रनगर जो बंगाल में पड़ता है। फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अब कलाइव अपना डेरा डंडा डाल देगा, उसको पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगा। अब जब कब्जे में लेगा तो अब इधर सिराजुद्दौला, अब इसका गुस्सा अब आसमान लेवल पर पहुंच जाएगा। अब ये कहेगा कि नहीं, अब हम कलाइव को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा कि अब टाइम आ जाएगा 23 जून, कितना? 23 जून 1757 को, 23 जून को कलाइव और सिराजुद्दौला के मध्य एक घमासान युद्ध होता है पलासी नामक स्थान पर, जिसे हम लोग पलासी का युद्ध के नाम से जानते हैं। अब उसी युद्ध में सिराजुद्दौला बुरी तरह से क्या होता है? हार जाता है। अब जब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो अब इसके जगह पर बनाएगा मीर जाफर को सेनापति। कारण क्या है कि मीर जाफर को क्या किया गया है? ऑलरेडी प्रलोभन लालच देकर कलाइव अपने में मिला रखा है कि एक काम करो, तुम हमको सपोर्ट करो, अगर सिराजुद्दौला का हटाकर क्या करेंगे? बंगाल का नवाब तुमको मीर जाफर को बना देंगे। तो क्या करेगा मीर जाफर? कलाइव का सपोर्ट करेगा। अब कलाइव जब सिराजुद्दौला को जब हटाएगा ना बंगाल की गद्दी से, तो मीर जाफर को उसका बंगाल का नवाब बना देगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बक्सर वाला युद्ध, यानी कि बक्सर का पृष्ठभूमि देखिए, बक्सर वाला जो युद्ध हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होता है। अब देखिए बक्सर वाला युद्ध को देखेंगे कि बक्सर वाला जो युद्ध हुआ था, पहले हम लोग जान लेते हैं उसका जो वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बक्सर वाला युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आता है। सीधे पूछ देगा कि बक्सर वाला युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर वाला युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर वाला युद्ध हुआ था। अब देखिए होता क्या है कि जब पलासी विजय कर लेगा तो मीर जाफर तो ऑलरेडी लोभ लालच के चक्कर में वो बंगाल का नवाब बना हुआ है, ठीक है। अब उसको कलाइव कलाइव के क्या है? उसका कठपुतली है। किसका कठपुतली है? तो कंपनी का कठपुतली है। यानी कि कंपनी उसको जिस तरह घुमाएगा ना, उस तरह ही कलाइव घूमे, सॉरी कौन घूमेगा? मीर जाफर घूमेगा। मीर जाफर क्या है? एक कठपुतली शासक है। अब ये शासक बनेगा ना, यहाँ अंग्रेज जो सोचेगा कि अपना मुनाफा कमाने के लिए सबको बनाता है, वो सोचेगा कि मेरा कितना अधिक से अधिक लाभ हो। अब इस लाभ के चक्कर में क्या करेगा कि कंपनी के ऊपर अनेक तरह का मतलब टैक्स थोप देगा। अब टैक्स थोपेगा ना तो अंग्रेजों की मांग धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। अब जबरदस्ती एक नहीं होता है कि गिफ्ट, एक लोग खुशी से गिफ्ट देता है। अब ये अंग्रेज कहता था नहीं, हमको जबरदस्ती गिफ्ट दो। अभी जबरदस्ती गिफ्ट मांगता था। अब इस जबरदस्ती गिफ्ट मांगने के चक्कर में
मीर जाफर के ऊपर कंपनी का पूरा जो कर्जा है बन गया 25 लाख। धीरे-धीरे करते-करते उसका कंपनी का जो कर्जा है मीर जाफर के ऊपर बन जाता है 25 लाख रुपया, कंपनी का कर्जा बन जाता है मीर जाफर के ऊपर। अब मीर जाफर बेचारा दे तो दे कहाँ से? वो देने में रह जाता है असक्षम। अब जब असक्षम हो जाएगा ना, जब पूर्ति नहीं करेगा, तो परिणामतः 1760 तक, देखिए 1760 तक 25 लाख बकाया हो गया। अब जब ये नहीं देगा बकाया 25 लाख, तो फिर क्या करेगा कंपनी? अब इसको हटा देगा। किसको? मीर जाफर को हटा देगा। इधर मीर कासिम भिड़ा हुआ है कि मीर जाफर को हटाकर अब हम बन जाते हैं बंगाल का नवाब। लेकिन मीर कासिम जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, वो दूरदृष्टि वाला है। ऐसा नहीं कि उसको बंगाल का नवाब बना दिए, उसमें उसी में खुश है। उसको चाहिए पूरा साम्राज्य, उसको अपना साम्राज्य राज चलाना था। अभी क्या करेगा कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देगा। कौन बनाएगा? तो अंग्रेजी बंगाल का नवाब बना देगा मीर कासिम को, मीर जाफर को हटाकर। अब देखिए मीर कासिम को जो बंगाल का नवाब बनाएगा ना, ये ऐसा नहीं कि मीर जाफर के जैसा नहीं है, सिराजुद्दौला के भी ऐसा नहीं है। मीर कासिम बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक है और ये दूरदृष्टि तक सोचने वाला है। इसका जो नैतिकता भाव था ना, मतलब उसका सराहना किया जा सकता है। अभी क्या करेगा? मीर कासिम जैसा ही मतलब ये बनेगा शासक, बंगाल का शासक जिस तरह बनता है, तो ये अंग्रेजी षड्यंत्र से बचने के लिए, हालाँकि अंग्रेज देखिए, अंग्रेज बहुत ही षड्यंत्रकारी था। वो दिन पर दिन अपना-अपना षड्यंत्र रचता था कि किस शासक को कैसे चलाना है, किसको किस तरह हैंडल करना है, उसको पता था। अब ये सब बात मीर कासिम जानता था, लेकिन मीर जाफर नहीं जानता था। मीर कासिम भली-भांति मतलब परिचित था, हर एक अंग्रेज अधिकारी से परिचित था कि हाँ, किसको किस तरह हैंडल करना है। इस अंग्रेजी षड्यंत्र से बचने के कारण मीर कासिम क्या करेगा, उसका जो पहला काम होगा, वो अपना राजधानी को परिवर्तित करेगा। तो राजधानी परिवर्तित कर कर मुर्शिदाबाद से ढाका राजधानी ले जाएगा। देखिए, जान रहा है मीर कासिम कि अगर हम अपना राजधानी परिवर्तित नहीं किए, अगर इसी के गढ़ में है, गढ़ किसका है? अंग्रेज का गढ़ बंगाल है। अगर इसके हम प्रेसिडेंसी में रहते हैं, तो ये हमको जीने नहीं देगा। जीने कैसे नहीं देगा? कि दिन भर, रात भर इसके नज़र के सामने रहेंगे, हम जो काम करेंगे इसको दिखाई देगा, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा जो दिन भर का एक्टिविटी रहेगा ना, पूरा इसके नज़र में रहेगा। वो देखते रहेगा कि मीर कासिम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस सब से बचने के लिए वो क्या करेगा कि पहले वो अपना राजधानी परिवर्तित करेगा। मुर्शिदाबाद पहले राजधानी था, अब मुर्शिदाबाद से उठाकर वो ले जाएगा कहाँ? ढाका। अब ढाका देखिए, ढाका इसलिए ले जाता है ना कि न इसके सामने रहेंगे और नहीं इससे मेरा झंझट होगा, अपना वहाँ जो भी करेंगे अपना काम धंधा करेंगे। अभी क्या करेगा, ये अपना ढाका परिवर्तित करता है, मुर्शिदाबाद से ढाका। हालाँकि आप लोग अगर यदि स्टेट पीसीएस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो उसमें आपको सीधा मिल जाएगा कि मीर कासिम के द्वारा अपना राजधानी कहाँ परिवर्तित किया गया था। तो याद रख लीजिएगा, मुर्शिदाबाद से ढाका। देखिए, मुर्शिदाबाद से ढाका मीर कासिम के द्वारा राजधानी परिवर्तित किया गया था। हालाँकि बीपीएससी में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, एमपीपीसीएस में भी पूछा गया, एसएससी, रेलवे, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उन सभी में इससे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ तक यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया विद स्टेटमेंट के साथ। अब क्या करेगा, जब मुर्शिदाबाद से ढाका राजधानी परिवर्तित करेगा, तो देखिए अब एक तो वहाँ ब्रिटिश कंपनी से बचने के लिए वो अपना राजधानी परिवर्तित कर देगा, और जो सेकंड काम करेगा मीर कासिम, तो जो ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया। अब देखिए, दस्तक क्या होता था कि अंग्रेजों को मिला हुआ था एक फरमान, यानी कि लाइसेंस। किससे लाइसेंस मिला हुआ था? तो लाइसेंस मिला हुआ था, मुगल बादशाह से लाइसेंस मिला हुआ था। एक मतलब लाइसेंस मिल गया था कि आप इस लाइसेंस को ले जाइए और इससे आप फ्री व्यापार कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, कहीं टैक्स नहीं देना है। ये तो बड़ा मतलब बवाल वाला बात है भाई, कि किसी को टैक्स नहीं देना। अब ये जो उसको लाइसेंस मिला हुआ था, इस लाइसेंस का क्या किया, मतलब एक गलत मिसयूज किया। गलत मिसयूज क्या किया, ये लाइसेंस को बेच देता था दूसरे व्यापारी से। अब दूसरे व्यापारी से जो बेचता था ना, कि हाँ, ये मेरा लाइसेंस ले, जब फोटोकॉपी करा कर दे देता था कि लाइसेंस अपने गाड़ी के आगे चिपका लेना, तुमको भी क्या करेगा, वहाँ टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि कहीं किसी बॉर्डर पर अगर क्रॉस करते हैं तो वहाँ आपको टैक्स नहीं देना होगा। जैसे आज के डेट में जो टोल टैक्स लगता है ना, तो टोल टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अब इसको तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो मीर कासिम सोचेगा कि जब इसको हम दे सकते हैं,
यानी कि मुगल बादशाह जब इसको दे सकता है, तो हम फिर अपने व्यापारी को क्यों नहीं देंगे? कि मतलब अपना व्यापारी हमको टैक्स देगा और ये बाहर का होकर हमको टैक्स नहीं देगा। ये क्या करेगा कि जो इसका अपना व्यापारी है भारत का, उसको ये भी छूट दे देगा। एक काम करो, तुम भी जाओ व्यापार सॉरी टैक्स मुक्त व्यापार करो। अब इससे अंग्रेज अधिकारी इससे क्या इससे नाखुश हो जाएगा कि नहीं, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हालाँकि भारतीय व्यापारी के साथ हो रहा है। अभी देखिए दस्तक के दुरुपयोग पर भी रोक लगा दिया, सब चीज़ कर दिया इसके साथ। अभी जो वहाँ का जो कहाँ का ढाका में जो था वहाँ अंग्रेज अधिकारी, अब इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट करेगा। अब ये षड्यंत्र रचना स्टार्ट करेगा ना, तो ये अपने हैं खच्चर मीर कासिम। अब जितना अंग्रेज अधिकारी है उस सबको पकड़-पकड़ कर क्या करेगा, नज़रबंद कर देगा। मतलब एगो कमरा में बंद कर देगा, जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकता है। मतलब सीधे लाइन कट-टिस। तुम आराम से जाओ, उस रूम में रहो, खाना-पीना खाओ, रात भर बिताओ, मोबाइल देखो, यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, उसी में रूम में रहो, उसी में तुमको फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है। लेकिन सब चलाना है, लेकिन तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं रहेगा, डाटा नहीं रहेगा। तुम मोबाइल ले लो, तुम मोबाइल से जो भी करना है करो। तुम्हारे मोबाइल में सिम नहीं रहेगा, नहीं तुम डाटा चला सकता है, नहीं तुमको वाईफ़ाई मिलेगा। तो मोबाइल ये क्या करेगा, लेके झुनझुना बजाओ। ये सब क्या किया, अंग्रेज को नज़रबंद कर दिया। अब जिससे होगा नज़रबंद कर देगा, तब अंग्रेजों को ऑटोमेटिक बुरा लगेगा। अब अंग्रेज बुरा लगेगा, तो अब अंग्रेज को बुरा लगेगा, तब क्या करेगा कि पटना का जो अंग्रेज एजेंट रहेगा वो, पटना का अंग्रेज एजेंट है एलिस। एलिस के द्वारा क्या किया जाता है कि पटना पर आक्रमण कर दिया जाता है। ठीक है? एलिस के द्वारा पटना पर आक्रमण कर देगा। 24 जून 1763 को पटना पर आक्रमण कर पटना पर अपना अधिकार जमा लेगा। कौन? एलिस के द्वारा 24 जून 1763 में पटना पटना पर अधिकार कर लिया जाता है। और अधिकार करेगा ना, तो देखिए क्या करेगा ये, एक तो पहले आक्रमण किया, उसके बाद यहाँ अधिकार करेगा पटना पर, अधिकार करेगा, वहाँ खूब लूट-पाट करेगा। मतलब एक नहीं तो मन भर लूट-पाट करेगा, खूब लूट-पाट करेगा, कत्लेआम करेगा, जहाँ देखेगा तहाँ किसी को जाओ खल्लास कर दिए एकदम। मतलब भारतीय लोग छ ना, भारतीय लोग को क्या किए, कत्लेआम किए एकदम सरेआम, लूट-पाट करेगा, कत्लेआम करेगा। अब जब कत्लेआम करेगा ना, तो इस घटना से क्या होगा, अब मीर जो कासिम है, अब मजबूर होकर एलिस को बंदी बना लेगा। और जब एलिस जब ऐसा कुकर्म करेगा ना, तो मीर कासिम को गुस्सा आएगा, और जब मीर कासिम को गुस्सा आएगा, वो क्या करेगा, एलिस को बंदी बना लेगा। और बंदी बना लिया एलिस को। अब देखिए, जैसा एक नहीं होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ सब जगह लागू होता है, क्या? कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है। उसी तरह यहाँ एलिस पटना में क्या किया, आक्रमण किया, लूट-पाट किया और कत्लेआम किया। जस्ट इसके अपोजिट अब मीर कासिम क्या करेगा, एलिस को बंदी बनाएगा और अंग्रेजों का कत्लेआम स्टार्ट कर देगा। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी वाला काम यहाँ एकदम सेम पोजीशन में यही है। अभी क्या करेगा, अंग्रेजों का कत्लेआम करवा दिया। पटना अब इसी को नाम से जाना जाता है, किसको? पटना कांड के नाम से इसी को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना कांड के नाम से किसे जाना जाता है? तो पटना कांड के नाम से इसे जाना जाता है। हालाँकि यूपीएससी में इसी टॉपिक से, पटना कांड के टॉपिक से ही स्टेटमेंट के मतलब स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में अगर आप लोग यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको विद स्टेटमेंट के हिसाब से मिल जाएगा यह क्वेश्चन। ठीक है? अब होगा, जब पटना कांड होगा ना, इसके पश्चात मीर कासिम और कंपनी के साथ, देखिए जब पटना कांड होगा ना, तो इसके बाद होगा कि मीर कासिम और कंपनी यानी कि अंग्रेज जो अधिकारी था, कंपनी के साथ बिहार के राजमहल के क्षेत्र में जो था उदवा नाला, बिहार का जो राजमहल जो क्षेत्र है ना, उस स्थान में एगो नाम है उदवा नाला। अब उदवा नाला स्थान पर एक युद्ध होगा, जिसे हम लोग उदवा नाला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अब इस युद्ध में मीर कासिम पराजित होगा, फिर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। देखिए, अब उदवा नाला जब नामक स्थान पर युद्ध होगा ना, इसमें मीर कासिम पराजित हो जाता है और मीर जाफर को फिर क्या किया जाता है, फिर वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। देखिए, बार-बार जो भारतीय जो क्या थे, नवाब थे, उनका पराजित होने का एक ही कारण था, कि जो ब्रिटिश अधिकारी था ना, चाहे ब्रिटिश कंपनी, वो पश्चिमी तौर पर शिक्षित थे। उनके पास हथियार था और अपने पास क्या था? भाला था, तलवार था।
उनके पास तोप था, बंदूक था। मान लेते हैं कि 10,000 अगर जैसे देखिए पलासी वाला युद्ध में 40,000 सॉरी 40 नहीं 30,000 सैनिक था सिराजुद्दौला के पास और मात्र 7 से 8,000 अंग्रेज अधिकारी के पास सैनिक था। लेकिन फिर भी अंग्रेज ही जीता। कारण क्या है कि वो पश्चिमी तौर पर शिक्षित थे और यहाँ केवल तलवार भाला से ही मतलब यहाँ लड़ाई करता था। मान लेते 50,000 यहाँ अगर तलवार भाला लेकर डोलाते रह जाए और एक अगर तोप मार दी जाए तो 50,000 आदमी स्वाहा हो जाएगा। उसी तरह क्या होता था कि बार-बार जो अंग्रेज कंपनी जीतता था यानी कि और भारतीय नवाब अगर हारता था, उसका कारण एक ही था कि जो ब्रिटिश अधिकारी था ना, वहाँ से पश्चिमी तौर पर शिक्षित था और यहाँ था भाला से और तलवार से ही लड़ाई होता था। तो उद्वनाला नामक स्थान पर जब युद्ध होगा ना, तो इसमें मीर कासिम पराजित होगा और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। अब ये मीर कासिम जब पराजित होगा, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानेगा। मीर कासिम पराजित हो गया, लेकिन हार नहीं मानेगा। अब ये जाएगा कर्मनाशा नदी पार करके। क्वेश्चन पूछा गया है कि उदवा नाला नामक स्थान पर जब युद्ध हुआ, उसके बाद मीर कासिम के द्वारा किस नदी को पार करके अवध पहुंचा गया? तो मीर कासिम के द्वारा कर्मनाशा नदी को पार करके अवध पहुंचा गया। अब मीर कासिम कर्मनाशा नदी पार करके जाएगा अवध। अब अवध का नवाब कौन है वहां? तो अवध का नवाब है सुजाऊ दौला। देखिए अवध का नवाब है सुजाऊ दौला और ये पहुंचता है मीर कासिम अवध में। अब संजोग देखिए कि अवध में ही बैठा हुआ है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कौन बैठा हुआ है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम पहुंचता है अवध में। कहा? अवध के नवाब सुजाऊ दौला के पास। लेकिन उसी टाइम होता है कि अवध सुजाऊ दौला के साथ बैठा हुआ है कौन? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो बीच में ही पहुंच जाता है, टप सीकर टपक जाता है कौन? मीर कासिम। अभी मीर कासिम अपना पूरा रामायण सुनाता है कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आज मेरे साथ किया है, आज बंगाल को छीना है हमसे, कल क्या करेगा? कल अवध को छीनेगा। कारण है कि इसके बाद आप ही का नंबर आता है, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। पहले तो अवध वाला ही क्षेत्र पड़ेगा, उसके बाद मुगल बादशाह वाला जो क्षेत्र है दिल्ली पड़ेगा। ये क्या समझाता है कि देखिए आज तो मेरे से बंगाल छीन लिया, अब कल भेला क्या करेगा आपसे? अवध को छीनेगा। परसों भेला आपसे दिल्ली की राजगद्दी आपसे ले लेगा। अब इसे तीनों में हो जाता है कि ना ये बात एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है मीर कासिम। अब ये तीनों मिलके क्या करेगा? एक संयुक्त सेना बनाएगा। ठीक है, यानी कि एक विशाल सेना का निर्माण करेगा कि अंग्रेज अधिकारी से अगर लड़ना है तो साधारण सेना लेके जाएंगे तो जीत नहीं सकते हैं। हालांकि इसे पहले भी देख चुका है, पलासी वाला भी युद्ध देख चुका है कि पलासी वाला युद्ध में सिराजुद्दौला के पास 30,000 सैनिक था और अंग्रेज के पास मात्र 7-8,000 सैनिक था। ये सब उसके माइंड में चल रहा था कि अगर थोड़ा मोड़ा सैनिक से जाएंगे तो फिर मतलब वही कुटाकर फिर आ जाएंगे, भाग आएंगे। इससे बेटर है कि एकदम पूरी तरह से एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाए, जिससे मतलब पूर्णतः अंग्रेज अधिकारी को अंग्रेजों से भारत से भगा देना है। अभी जो संयुक्त सेना बनाएगा ना, इस संयुक्त सेना में लगभग 30 से 40,000 सैनिक आएगा। कितना? 30 से 40,000 सैनिक आएगा संयुक्त सेना में। अब इस 30-40,000 सैनिक के साथ कौन कौन आएगा? मीर कासिम आएगा, सुजाऊ दौला आएगा, शाह आलम द्वितीय आएगा। अब तीनों गोरा चलेगा कहाँ से? अवध से चलेगा, यानी कि दिल्ली से वो चलेगा शाह आलम द्वितीय, अवध से सुजाऊ दौला और मीर कासिम तो खैर होता ही है। हालांकि तो तीनों वहां से चलेगा। तो जब बिहार में प्रवेश करेगा ना, तो पटना में जब प्रवेश करता है तो पटना का जो अंग्रेज अधिकारी था, यानी कि अंग्रेजी जो सेनापति था कॉर्नर, उस टाइम अंग्रेज सेनापति कॉर्नर था। अभी कॉर्नर बाप जन्म को इतना मतलब सेना देखा नहीं, वो सब 6-7 हजार अपना सेना देखा था। अब ये देखा कि बाप रे इतना विशाल सेना आ रहा है, 30,000-40,000 सेना आ रहा है। अभी देख के बेचारा घबरा गया। अभी घबरा के अभी भाग गया कहाँ? कलकत्ता। घबरा गया कि ना अब तो हम मतलब मारे जाएंगे। अब इस घबराने के कारण वो भाग जाता है कलकत्ता और कलकत्ता काउंसिल से क्या किया जाता है? हेक्टर मुनरो को सेनापति नियुक्त किया जाता है। कौन? ये भाग गया। कौन भाग गया? कॉर्नर भाग गया कलकत्ता, वहां जाएगा। अब वहां कलकत्ता काउंसिल अपना कंपनी का काउंसिल है। अब उस काउंसिल से हेक्टर मुनरो को सेनापति नियुक्त किया जाएगा कि हेक्टर मुनरो तुम जाओ और पूरे सेना का कमान संभालो।
कौन आएगा भाई? हेक्टर मुनरो कलकत्ता से आएगा और पूरे सेना का कमाल संभालेगा। और क्या करेगा ये? पहले ही आएगा हेक्टर मुनरो, जुलाई 1764 ईस्वी को पटना पहुंचता है। और देखिए इसको भी पता था हेक्टर मुनरो को कि इतना बड़ा विशाल सेना है, विशाल सेना के सामने हम भी नहीं टिक सकते हैं। ये सोचा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि फूट डालो और शासन करो, बोला फिर से नीति अपनाते हैं। ये क्या करेगा? पहले जो उसका जो क्षेत्रीय राजा था उसको मिलाना स्टार्ट करेगा। लालच देकर, जैसे पलासी वाला युद्ध में लालच देकर प्रलोभन देकर मिलाया था और जीत गया, उसी तरह ये फिर सोचेगा कि यहाँ का जो क्षेत्रीय नवाब है यानी कि राजा है उन सबको पहले हमारा में मिलाते हैं। अब ये क्या करेगा कि रोहतास के जो किलेदार है साहू मल, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। साहू मल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि जब स्टेट पीसीएस का आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। साहू मल को प्रलोभन देकर अपने में मिला लिया। साहू मल को प्रलोभन देकर किसने मिलाया? हेक्टर मुनरो क्या करेगा कि साहू मल को प्रलोभन देकर अपने में मिला लेगा, और जब मिला लेगा ना तो इसका सेना हो जाएगा थोड़ा और विशाल हो जाएगा। और ये कौन चलेगा? हेक्टर मुनरो इधर से चला साहू मल को लेकर रोहतास से, और उधर से अपना तीनों बेचारा ता ही रहा है। अब तीनों आएगा तो मिलेगा बक्सर में। बक्सर में मिलेगा किस तारीख को? तो बक्सर में वही मिलता है 22 अक्टूबर को मिलता है। बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मिलता है। और इसी बक्सर नामक स्थान पर एक घमासान युद्ध होगा। इतना घमासान युद्ध, इतना मार काट मार काट मार काट, इतना घमासान युद्ध होगा कि उस युद्ध में, घमासान युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज विजयी हो गए, पूरी तरह से विजयी। और जब युद्ध हुआ ना, इसमें देखिए इस युद्ध में मतलब इसको निर्णायक लड़ाई बोला जा सकता है, समझ रहे हो ना? निर्णायक लड़ाई, निर्णायक का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एक दो मतलब राजा नहीं था, इसमें तीन तीन महाराजा यानी तीन तीन नवाब मिलकर एक अंग्रेजी कंपनी से लड़ा हुआ था। अब ऐसा नहीं कि कोई अगर युद्ध जो होता था ना, हो सकता है कोई आक्रमण किया तो वो हड़बड़ी में भी युद्ध कर सकता था, लेकिन इसमें पूरी तरह से एकदम 360 डिग्री इसको पूरा वो अपना सिस्टम बनाकर युद्ध किया हुआ था। अब युद्ध करेगा, इसीलिए बक्सर वाले युद्ध को एक निर्णायक लड़ाई कहा जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध है जिसने यह निर्णय कर दिया कि अब अंग्रेजी भारत में ही रहेंगे, भारत से अब नहीं जाएंगे? तो जो 1764 वाला जो बक्सर वाला लड़ाई है, इस बक्सर के लड़ाई ने यह मतलब निर्णय कर दिया कि अब अंग्रेज भारत से नहीं जाएगा। अब इसमें क्या करेगा? बक्सर वाला युद्ध में तीनों तो बढ़िया से कुटा गया। कौन कौन? बेचारा वो था शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, उसका इतना बढ़िया मतलब उसका अपना इज्जत था, उसका भी इज्जत पानी में मिट्टी मिल गया। इधर सुजाऊ दौला का भी इज्जत था, वो अपना भी अवध का नवाब था, वहां भी अच्छा खासा अपना राजपाट चला रहा था, उसका भी मिट्टी में मिल गया इज्जत। हालांकि ये तो भगोड़ा था ही मीर कासिम, वो तो खैर गया ही गया, गया तो गया लेकिन दोनों को ले गया, यानी कि धर्म धन और धर्म दोनों गया है सबका। अब ये जब लड़ाई होगा बक्सर वाला युद्ध, खत्म हो गया बक्सर वाला युद्ध। अब इसके बाद अंग्रेज अधिकारी अब क्या करेगा? देखिए अंग्रेजों का एक नियम है कि जब भी किसी से युद्ध करेगा ना, हार गया तो ठीक है, हार गया तो अपना संधि करेगा, तो संधि में अपना कंप्रोमाइज करता है कि मतलब मेरा जितना कम हो सके हानि हो। ये अगर जीत गया अंग्रेज अधिकारी यानी कंपनी अगर जीत गया तो ये जो संधि करेगा इसमें ये अपने मन मुताबिक करेगा। तो अब इसके बाद होता है इलाहाबाद की संधि। ये इलाहाबाद की दो संधि होती है, ठीक है। अब दो संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है 12 तारीख को, ठीक है। इलाहाबाद की दो संधि होती है जिसमें एक होता है 12 तारीख को इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। और एक होता है 16, यानी कि एक 12 और 16, एक होता है 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को, और एक होता है 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दो संधि होता है। अब इस दो संधि के माध्यम से एक तो किया जाता है अवध के नवाब से इलाहाबाद की संधि किया जाता है, और एक किया जाता है आपका मुगल बादशाह से इलाहाबाद की संधि किया जाता है। हालांकि इलाहाबाद की जो संधि है हम लोग वन लाइनर की तरह नहीं देखेंगे, इसको भी उसी तरह डिस्क्राइब करके देखेंगे
जिस तरह हम लोग पलासी वाला बैटल ऑफ पलासी देखे थे, बक्सर वाला युद्ध देखे थे, उसी तरह ये दोनों इलाहाबाद की संधि को केवल एक सेशन में देखेंगे। और क्वेश्चन तो इससे कम ही आता है बक्सर वाला युद्ध से। क्वेश्चन आपका जो भी आएगा वो आपका संधि से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इन दोनों संधि को हम लोग देखेंगे एक अगले सेशन में। इसको पूरे मतलब बढ़िया से 360 डिग्री इसको डिस्क्राइब कर कर इलाहाबाद की संधि को देखेंगे। और आपका जो बिहार स्पेशल वाला जो सीरीज चल रहा है वो भी आपका वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। और ये आपका ई वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेशन है ये भी कंटिन्यू मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।